हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे आरएस मेंस एग्ज़ाम 2013, 16 और 18 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें पेपर 3 की यूनिट 3 का जो सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड योगा एंड बिहेवियर एंड लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और यहाँ पे दोस्तों आपको ये क्लैरिटी आएगी कि जो आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 होने वाला है उस एग्ज़ाम में दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से सबसे हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछना पसंद करती है, वो सब एरियाज जो है आज की वीडियो में हम दोस्तों उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों जानते हैं कि जो ये नए सेक्शन ऐड हुए हैं स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, यहाँ से दोस्तों आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। अब नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड है, तो दोस्तों मैं इसमें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है दोस्तों, और ये मेरी प्रीवियस जॉब प्रोफाइल है, ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मेरे यूपीएससी और आरएस एग्जाम के प्रीवियस अटेम्प्ट्स रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में देख सकते हो। आरएस का मैंने 2018 का मेंस एग्जाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों ये चीज़ें। मेरा जो परसेप्शन है दोस्तों आरएस एग्जाम को लेकर के कि आरएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, वो आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने अब तक जो है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस नाम से दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों ये सब मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जनरल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एड पे। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड योगा वाले सेक्शन को लेकर के। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में दोस्तों हम देखें, और तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जो है अगर स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ के नोट्स ढूंढ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो दोस्तों आप जो है हमारे जो कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के नोट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप जो है आरएस एग्ज़ाम के इंग्लिश मीडियम में नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है कॉम्पिटिटर एकेडमी के जो नोट्स हैं दोस्तों, ये नोट्स मेरे द्वारा सेल्फ मेड नोट्स हैं दोस्तों। जब मैं 2018 की प्रिपरेशन कर रहा था तो दोस्तों ये सारे नोट्स में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, और आप जो है आपको उन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जिस पर जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को हर एक नोट्स ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब स्पेशली दोस्तों लॉ, और आज की वीडियो में जैसे कि बात हो रही है लॉ एंड इसके अलावा दोस्तों बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर को साइकोलॉजी भी कहते हैं, साइकोलॉजी नाम से भी दोस्तों ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लॉ की मिल जाएगी, और स्पोर्ट्स एंड योगा के ऊपर भी है। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड योगा में बस आपको एक चीज़ का करना होगा दोस्तों, जो अपडेटेड करंट अफेयर है उसको ध्यान रखना होगा। अभी जो रिसेंट में राजस्थान या इंडिया लेवल पे जो भी है या वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुए हैं, उसको स्पोर्ट्स एंड योगा का जो उसमें सेक्शन रहा है, ठीक है, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना ताकि आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स एंड योगा एंड बिहेवियर एंड लॉ वाले सेक्शन को देखते हैं। हम ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक पे बात कर चुके हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको सेलेक्ट किया था हमने। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, या तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट का, या फिर वीडियो के एंड में जाकर के आप आरएस मेंस एग्जाम 2021 की प्लेलिस्ट को जाकर के ओपन करेंगे तो आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर आप वहां पे जाकर के अपने अकॉर्डिंग जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट्स एंड योगा जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें सीधे सीधे जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसीज ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, हर टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने नोट्स बना रखे हैं। आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने नोट्स बताए हैं आपको वो इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टा मुझे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जाते हैं सीधे पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, मेन फोकस हमारा वो होना चाहिए कि पेपर में अब तक क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्वेश्चन जिस तरीके के आए हैं तो हमको अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी होगी। ठीक है, अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
वशिष्ठ अवार्ड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, ये वशिष्ठ अवार्ड के ऊपर आया था। तो इसमें जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें गुरु वशिष्ठ के नाम पे भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये दोस्तों आप देखोगे नेशनल अवार्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स में है, ठीक है। अब इसमें जो है एटसेट्रा छोड़ दिया था इन्होंने। तो गुरु वशिष्ठ के ऊपर जो है अवार्ड पूछा गया है। तो आपको जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, अगर ये नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उसको नेट पर सर्च करके देखें। ये भी ध्यान रखें, अगर ये 2018 के पेपर में आया है गुरु वशिष्ठ के ऊपर, ठीक है, तो आपको वशिष्ठ अवार्ड का पता होना चाहिए। इवन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये ज़्यादातर चीज़ें, जितने भी अवार्ड्स हैं, जितना कुछ है, वो जो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के नोट्स है उसमें मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कई ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जहाँ पे आरपीएससी सरप्राइज करती है, ठीक है, तो वो तो आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलेगा। तो आप जो है दोस्तों ऐसे केस में जो है अपनी प्रिपरेशन खुद से भी करें। और उसके लिए जो है दोस्तों आप जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स हैं उन सबको याद करके रखें, ठीक है। जो नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं एटलीस्ट वो पता होना चाहिए, जो राजस्थान लेवल पे हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था 2018 के पेपर में, ये 2018 का पेपर देख रहे हैं अभी हम। तो एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ द, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पे देख लो आप, एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो देखिए दोस्तों, ये हायरार्की बताने से रिलेटेड क्वेश्चन आया था राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। अगर आप इसको ठीक से पढ़ के रखोगे इस टॉपिक को, ये यहाँ पे दिया हुआ है मेंशन्ड पूरी तरह से क्लियरली कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो आपको पूरी तरह से इस बॉडी के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के चले गए लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, पेपर में जाकर के वहाँ पे सरप्राइज हो जाओगे। इसके अलावा जो है दोस्तों क्वेश्चन आया था अपूर्वी चंडेला के ऊपर। तो राइट अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ अपूर्वी चंडेला। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रहते हैं, एमिनेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। आपको इस साल के जो करंट ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्डी हैं, ठीक है, जिन जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं उनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। कम से कम 3-4 लाइन का पता होना चाहिए कि भाई कोई कल को किसी स्पोर्ट्स एथलीट के बारे में क्वेश्चन आ गया, मान लो नीरज चोपड़ा के ऊपर आ गया, अब आपको पता ही नहीं है नीरज चोपड़ा कौन है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उसके बारे में कम से कम 2 से 3 लाइन का, 3 लाइन का तो एटलीस्ट लिख सको, ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे पिछली ये 2018 के पेपर में आया था पूर्वी चंदेला के ऊपर, उसकी अचीवमेंट्स पूछी गई थी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है राइट अ नोट अबाउट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स, इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट एड आ गया, एमिनेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स आ गया, ठीक है। ये अब आएगा तो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से ही आप ले दे करके देखिए तो दोस्तों सब कुछ ही हाईलाइट हो जाएगा ऐसे तो। लेकिन दोस्तों आप जो है अपनी प्रिपरेशन करें, इसको भी ब्रेक डाउन करें। फिर एमिनेंट प्लेयर का सेक्शन है, तो एक तो आज की एमिनेंट प्लेयर है, एक वो एमिनेंट प्लेयर है जिन्होंने हमको आज तक पहले भी जो है दोस्तों ओलंपिक्स में मेडल्स दिलाए हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। राजस्थान के अगर जो प्लेयर हैं, जो टॉप लीग में प्लेयर हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान का जो राजस्थान का स्टेट स्पोर्ट्स है दोस्तों, जो कि बास्केटबॉल है, तो आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको गहराई से तभी पता चलेगी जब आप जो है आप एक एक चीज़ को सर्च करके पढ़ोगे। क्योंकि क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको टॉपर्स के माइंड सेट से बता रहा हूँ। ये नहीं है कि दोस्तों आप किसी कोचिंग के ऊपर जाओ और डिपेंडेंट हो जाओ, और डिपेंडेंट हो गए तो फिर तो उन कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट ने जो लिखवा दिया आप सिर्फ उसको पढ़ के उसका रट्टा मार के तैयारी कर लोगे। उससे हो सकता है खींच खांच के आपकी रैंक 700-800 आ गई, आपकी जस्ट एंट्री होगी, बट काम नहीं चलेगा। काम तभी बनेगा दोस्तों जब आप जो है अपनी तरफ से खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, एक्स्ट्रा एज आप लेकर के चलो।
बाकी स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाएंगे, आप ज़्यादा चीज़ों को कवर करके जाओ, लेकिन आप जो है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके जाओ जहाँ से हर साल पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरा अब तक की जितनी भी वीडियोस का विश्लेषण है वो यही रहा है कि आप उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले उसको कवर करो, उसके बाद में जो अनहाइलाइटेड एरियाज हैं उनको कवर करो। पहले तो ये जो हाइलाइटेड एरियाज है उनको कवर करो, फिर जो अनहाइलाइटेड बच जाएंगे उनको कवर करो, फिर उसके बाद में जो है आप थोड़ा सा और गहराई में भी जाओ। अगर किसी टॉपिक है, जैसे ये राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, इस पे भी क्वेश्चन आया, तो इसकी बॉडी को ढंग से रिसर्च करो, इसकी वेबसाइट हो अगर कोई इंडिविजुअल तो वेबसाइट के ऊपर जाओ, वेबसाइट में जाकर के एक अबाउट सेक्शन होता है, ठीक है, अबाउट सेक्शन में जाकर के सर्च करो, उसको अच्छे से पढ़ो, तब जाकर के बात बनेगी दोस्तों, तब आप अपने आप को तैयार कर पाओगे टॉप 100 में लाने के लिए, ठीक है। यही दोस्तों मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से एक गहरी तैयारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेबोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ मानव ठक्कर इन स्पोर्ट्स। अब मानव ठक्कर मुझे भी नहीं पता था उस वक्त पे मानव ठक्कर का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अगर आप देखो जितना अच्छे से पढ़ के जाओगे, अभी जब न्यूज़पेपर आप अगर राजस्थान पत्रिका और इनको पढ़ते भी हो, ठीक है, वैसे तो मैं ज़्यादा रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये जरूर कहूँगा कि मूमल की मैगजीन होती है, ठीक है, मूमल नाम से मैगजीन आती है, उसमें एक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, आप उसको पढ़ सकते हो। नहीं तो दोस्तों कोई सी भी जो टॉप क्लास आपको वेबसाइट दिखती है जहाँ पे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर अच्छे से दिए हुए हों, उनको जाकर के आप जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। एक तो अपूर्वी चंदेला पे आ गया, उसके बाद में अब मानव ठक्कर के भी ऊपर आ गया। अब आप ये तभी आंसर दे पाओगे जब आप अच्छे से जो है सभी स्पोर्ट्स एथलीट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेबोरेट करो कि भाई योग कर्मसु कौशलम, ठीक है। तो ये कब आएगा आपको, जो मैंने स्पोर्ट्स एंड योगा वाली जो मेरी खुद की नोट्स हैं दोस्तों, उसमें इन सब के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। उनको जाकर के अगर आप लेते हो तो दोस्तों उसको फॉलो करके जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के इस तरीके से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PSPB टेबल टेनिस अकेडमी। दोस्तों टेबल टेनिस अकेडमी पे अब ये कई बार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आ पाओगे, कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे, तो फिर दोस्तों इतना आपको इग्नोर करना है, ठीक है। कुछ भी आप जो है फोकट लिख करके आ जाओ, कुछ भी लिखा हो उससे कुछ मतलब नहीं बनता, आपको लिख के वही आना है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मालूम है। अगर आप फेक करके आए, अगर आपने वहाँ पे जो है थोड़ा ब्लफ करने की कोशिश की, तो वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा और उसका इम्प्लीकेशन दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर में भी मिलेगा, फिर आपको मार्क्स कम देने की देगा वो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में जो है बिहेवियर वाला चैप्टर आ जाता है, देखो दोस्तों, ठीक है, बिहेवियर वाला ये सिलेबस में टॉपिक आ जाता है। अब ये बिहेवियर का सेक्शन है, ये कंप्लीट नोट्स हैं दोस्तों, मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं दोस्तों, आप जाकर के देख सकते हो। जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे सब के सब नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बार बार इस चीज़ को ही बोलता रहूँगा तो फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ये साइकोलॉजी पे नोट्स हैं, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, अच्छे से डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, ये एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो नोट्स हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी उस टाइम ठीक से प्रिपेयर किया था इसको। लॉ का सेक्शन हो गया, लॉ के भी दोस्तों कंप्लीट नोट्स हैं, आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ से जो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं उसमें सब कुछ कवर अप किया गया है, ठीक है। अब देखो 2018 के पेपर को ही पहले तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इमोशनल, ये सब दोस्तों मेन बात ये है कि ये सारे के सारे जो है ना, ये सब सिलेबस बेस्ड सब्जेक्ट है, सिलेबस में जो दे दिया बस वही का वही RPSC ने सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखोगे तो आप 2018 के पेपर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के ऊपर जो है दोस्तों काफ़ी डीप है टॉपिक पर्सनैलिटी, वैसे तो मैं कहूँगा, लेकिन इसमें जो है दोस्तों जितना गहराई से पढ़ के जाओगे उतना ठीक रहेगा, ठीक है।
तो ये जितना भी नोट्स में दिया हुआ है उससे काफ़ी चीज़ें कवर अप हो ही जाती है। उसके बाद में फिर आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड मोटिवेशन हो गया। ठीक है, ये सब दे रखा है। अब पर्सनैलिटी के अंदर भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, फिर कुछ ट्रेड्स एंड टाइप थ्योरीज है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, ये देखते हैं। ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज द व्यू ऑफ द बार्टलेट ऑन मेमोरी। ठीक है, क्या व्यू है बार्टलेट का ऑन मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों ये मेमोरी वाला जो टॉपिक है इसमें आपको मिल जाएगा ये इस तरह से, ये रहा मॉडल्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों आपका ये बार्टलेट जितने भी पर्सन आए थे, जिसने भी थ्योरी दी थी ना, वो सारी थ्योरीज यहाँ पे मेमोरी के ऊपर हो। ठीक है, ये सब दिया रहेगा। ठीक है, हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन्ड है उन नोट्स में। अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो, बाकी नहीं तो मार्केट में, जयपुर के मार्केट में जाओगे दोस्तों तो वहाँ पे भी आपको कई सारे नोट्स मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होंगे। जो भी अवेलेबल हो दोस्तों, फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपको अपने हिसाब से सोचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थीमा एंड एपरसेप्शन इन टेट। ठीक है, ये थीमा तथा आत्मबोधन क्या है। TAT में थीमा तथा आत्मबोधन क्या है। हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन दोस्तों कोई गहराई से पूछ लिया हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं मेरे जो सेल्फ नोट्स हैं उनमें। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये सब दोस्तों 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप जितना अच्छे से जो है टॉपिक्स को कवर अप करके जाओगे उतना अच्छा रहेगा। चाहे मीटिंग लाइफ चैलेंज हो, इनके ऊपर दोस्तों आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएगी। जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है वीडियोस मिल जाएगी। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होएगी कोई भी नोट्स ढूंढने में। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। और जो पॉइंट्स जो है दोस्तों हर साल के है ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे। अब आप उन 2 को 3 क्वेश्चनों के पीछे जो है पूरा का पूरी किताबें पढ़ने लग जाओ, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप पहले उधर ही फोकस करो जहाँ पे से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके ऐसे भी करके जो है 180 तक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, 180 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्तों यही मैं चाहता हूँ 180 तक भी आपके अटैम्प्ट हो गए तो आप जो है एट द एंड जो है 100 मार्क्स प्लस में ले आओगे, और 100 प्लस आते ही आपके टॉप 100 में जो है आने की चांसेस बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हर एक अगर चारों पेपर की बात करें तो चारों पेपर में आपके अगर 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों एक अच्छी पोस्ट आपके लिए होगी। फिर आपको जो है इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और मैं यही चाह रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो तो आपको और ज़्यादा कोशिश रहना चाहिए कि आपका टारगेट होना ही 100 मार्क्स चाहिए, उससे कम में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। तो देखो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम ये सब बीमारियां होती हैं दोस्तों मेंटल तौर पे। तो ये जो भी है सिंड्रोम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इन सब में आ जाता है, ये इफेक्ट्स सिम्टम्स। ठीक है, ये यहीं पे ही आ जाता है। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, थ्योरीज ऑफ वर्क, मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ना दोस्तों ये बेसिक ह्यूमन नेचर से डील करती है बिहेवियर की। मतलब एक आम ह्यूमन बीइंग कैसा बिहेवियर करता है और उस बिहेवियर के बेसिस पे जो है उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती है उसका पता लगाया जा सकता है वो किस तरीके का इंसान है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बिहेवियर चैप्टर डाला गया है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहीं पे गार्डनर्स थ्योरी दे रखी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो सीधा जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आप तो उसके ऊपर फोकस करो ना। ठीक है, और ये कल को हो सकता है दोस्तों RPSC आपसे कल्चरल इंटेलिजेंस भी पूछ ले, सोशल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी पूछ ले, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी पूछ ले। और ये मात्र 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 2 के 2 मार्क्स पूरे मिलते हैं जब आप डेफिनेशन जैसे पूछी गई है उसको वैसा का वैसा लिख के आते हो तो। और यही खास बात है दोस्तों RPSC के पेपर में कि यहाँ पे देखी दिखाई चीज़ें ही आपको मिलेगी, और जो चीज़ नहीं दिखेगी वो तो ये मान के चल लो वो किसी भी स्टूडेंट को फिर नहीं आती होगी, अच्छे टॉपर्स को भी नहीं आती होगी। ठीक है, नहीं तो अगर सब कुछ ही आता होता टॉपर्स को तो उनके 800 में से 800 नंबर नहीं आ
जाते हैं, फिर भी उनके कितने आ रहे हैं 430 440 गई या इस बारी की जो टॉपर थी उनकी मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो आप बस इतना ही टारगेट करो कि आपके 400 प्लस आ जाने चाहिए मार्क्स। ठीक है, तो जो भी लिख के आओ वो सही लिख के आओ, अच्छे से लिख के आओ, अच्छी राइटिंग में लिख के आओ, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेशन अच्छे रखो, किस तरीके से उसमें डायग्राम डाल सकते हो, किस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो, इन सब चीज़ों का जो है बड़ा रोल होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अब यार यहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों इनमें ही कवर हो जाती है। ये रही प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ रहा है, देखो दोस्तों, अब ये लॉ वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर बात आ रही है। ठीक है, ये लॉ का चैप्टर है, लॉ के चैप्टर पे बात आ रही है। लॉ का चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स टाइप का चैप्टर है दोस्तों। सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है आपको, ओनरशिप, पोजेशन, पर्सनैलिटी, लिबर्टी, सबकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जब पेपर देने जा रहे हो उससे पहले हर चीज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए माइंड में। बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए और जाते ही लिख देनी है। वहाँ पे समय नहीं होता है, 3 घंटे का टाइम होता है आपको। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होंगे दोस्तों जहाँ पे आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले से अपने आप को तैयार करके जाओ माइंड से। मेंटली अगर तैयार होकर के गए तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप जो है, तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप जो है मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, और आपको जो है एक ऑटोमेटिकली पेपर देने से पहले ही कॉन्फिडेंस होगा कि आप पेपर में जीतने वाले हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं 2018 के पेपर में लॉ से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सो हाउ हैज सेलमंड डिफाइंड द टर्म राइट। ठीक है, तो सेलमंड ने जो है कैसे डिफाइन किया था राइट्स को। ठीक है, अधिकार पद को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो सेलमंड्स के बारे में पूछा है। और ये जो है देखो, ये सब थ्योरीज दी गई थी। राइट, ये राइट का मतलब ये वाला राइट है। ठीक है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज तो सेलमंड के द्वारा थ्योरी दी गई थी। तो इसमें क्या है, इनके जो भी इनके फिलोसोफर थे या जो भी जिन्होंने भी थ्योरी प्रोपोगेट की थी, ठीक है, राइट्स की हो, ड्यूटीज़ की हो, तो उन लोगों के बारे में दोस्तों यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको लग रहा होगा कि ये तो सिलेबस में नहीं दिया गया है दोस्तों। सिलेबस में ये भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये राइट नाम से दिया गया है, उसमें ही सेलमंड के द्वारा डिफाइन की गई थी राइट की डेफिनेशन। बस आपको वही 2 मार्क्स में लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरिस्ट अंडर द राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955। जब इसको पढ़ लोगे अच्छे से राजस्थान टीनेसी एक्ट को 1955 को, तो ये सब क्लियर हो जाएगी दिमाग में डेफिनेशन। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं दोनों से। ठीक है, ये बाकी दोस्तों ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे भी बहुत आसान से एक्ट है, एक बारी पढ़ने के रहेंगे और फिर पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि जो दोस्तों जो सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगले साल का पता नहीं है कि कौन से सेक्शन से कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन आपको तैयार रह करके जाना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एन्यूमरेट द पर्सन हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग रिलीफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब देखिए दोस्तों, सीधा ये एक्ट दिया हुआ है आपको डोमेस्टिक वायलेंस वाला। अब उसके बाद में जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन के भी जवाब मिल जाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं समझना पड़ेगा कि भाई कैसे एन्यूमरेट करेंगे। एन्यूमरेट द पर्सन हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग रिलीफ अंडर द प्रोटेक्शन, तो ये सब कुछ डिटेल में ये ड्राफ्ट दिया गया है, आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। आपको ये सब चीज़ें, ये आप कहीं पे आपको अगर ऑनलाइन सर्च करना है तो डायरेक्टली जाकर के डाल दो सर्च पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, आपको आंसर मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा उसको पढ़ के अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, खुद की मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें मेरी मेहनत थी, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब यहाँ पे आप क्या समझते हो थर्ड पार्टी से अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये सीधा का सीधा यहाँ पे से क्वेश्चन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से, और ये आरटीआई एक्ट के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है।
ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इनके प्रोविजंस क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कभी आरटीआई लगा के देखो आप, तो आरटीआई लगाने का प्रोसीजर क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है कि जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस किस तरीके से वो कैसे भी मोल्ड कर दे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल को जो है 2 मार्क्स में तो कोई सा भी टॉपिक सीधा का सीधा लाइन दे दी जाएगी, साइबर लॉ इसको डिफाइन करो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा वो ऐसे भी दे सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन करो। 2 मार्क्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा उसमें डिस्क्रिप्टिव दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके मेन ऑब्जेक्ट पूछे गए हैं। अब मेन ऑब्जेक्ट पता ही चल जाएगा जब आप इस पूरे एक्ट को पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो ऐसी कोई खास बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे इतनी गहरी चीज़ नहीं है। अभी पार्ट बी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉ वाले सेक्शन से। डू यू एग्री to the view that the expression annual register as used in the Rajasthan Land Revenue Act 1956 is wider है than the expression record of rights, ठीक है। तो कमेंट करना है आपको। तो दोस्तों ये तभी कमेंट कर पाओगे जब आप इस एक्ट को पूरी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्ट जो है आपको दोस्तों आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और जब आप पूरा एक्ट पढ़ लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है उस एक्ट में। जब आपको एक्ट समझ भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्ट का रट्टा ही मार लिया, रट्टा मार के तो कुछ नहीं होगा, आपको समझ करके याद करनी होती है चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस 2018 के पेपर में, ये जो पेपर 3 है उसमें। व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसका क्या स्कोप है। अब देखिए दोस्तों वही बताया मैंने, जैसा कि आरटीआई पे 2 बार ही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ठीक है। कल को चाइल्ड लेबर पे भी एक्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेरे हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी यहाँ पे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और ये सब मेरे नोट्स में तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। और नहीं तो दोस्तों मार्केट में जाएं, सर्च करें, थोड़ी मेहनत करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप इंटरनेट पे भी सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी 2016 के पेपर पे थोड़ा चलते हैं हम और थोड़ा देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो देखो दोस्तों 2016 के पेपर में जो था उस वक्त पे स्पोर्ट्स एंड योगा वाला सेक्शन नहीं था, तो उस वक्त पे इस पेपर जो 3 था उसका जो ये यूनिट 3 होती थी उसमें क्या है, एथिक्स और ये बिहेवियर, और इसके अलावा दोस्तों जो 3rd सेक्शन था वो लॉ पे आता था। अब देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है ये सोशल इंटेलिजेंस पे है, और सोशल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्लियर टॉपिक दे रखा है, सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कुछ भी अकल ना लगाने के मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, बस आपको सीधी सी चीज़ें हर चीज़ पे 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स का आपको लिख के रखना है, ताकि आप जाके पेपर में कल को सिर्फ सीधे के सीधे कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, ताकि आपका दिमाग जो है वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई नहीं होना चाहिए। एलपोर्ट के ऊपर डेफिनेशन दे रखी है, एलपोर्ट डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो एलपोर्ट ने जो है देखो दोस्तों ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी थी, तो आपको जो है ये मिल जाएगी, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, मेरे नोट्स में भी हैं, सब भी जगह पे मिल जाएगी दोस्तों, नेट पे सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, ठीक है। तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है दोस्तों इसका मतलब जो है आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो कि थोड़ा सा आपको ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। और इनहिबिशन का मतलब अगर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, अगर चीज़ें नहीं मिल रही है तो फिर आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दे रखा है, ये तो हर जगह मिल जाएगा आपको स्ट्रेस वाला सेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है इबिंगस कर्व, ठीक है। इबिंगस कर्व जो है दोस्तों ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको जो है अच्छे से फिर लर्न करके जाना पड़ता है कई बार पेपर देने से पहले, ठीक है। अब हाउ सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूजफुल टू असेस पर्सनैलिटी।
तो सेमी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी दी गई है, ठीक है। ये सब चीज़ों के नोट्स में आपको मिल जाएंगे दोस्तों आंसर, ठीक है। एनालाइज डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि दोस्तों क्या है, जब मैं 2016 के पेपर 2018 के पेपर की तैयारी कर रहा था तो 2016 में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैंने अपने आंसर लिख लिए थे, ठीक है। तो इसलिए आपको मेरे नोट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि मिल जाएंगे वो सब, ठीक है। 2018 में कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर आपको नहीं मिले, ठीक है, बट मोस्टली दोस्तों सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे यूनिट सी जो है लॉ के ऊपर होती है, आपको जैसा कि पता है। तो सैलमोन ने जो है डेफिनेशन दी थी ओनरशिप की, तो सैलमोन द्वारा दी गई जो ओनरशिप की डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ये सब नोट्स में भी मिल जाएगी और वैसे आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये ओनरशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजेशन की भी इसी तरीके से हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पोजेशन के ऊपर ही, तो पोजेशन की डेफिनेशन भी किसी न किसी पर्सन के द्वारा दी गई होगी। तो उस पोजेशन की डेफिनेशन का मतलब जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको वो चीज़ क्लियर है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है बेहतर से आंसर लिख करके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का जैसा भी होगा आप लिख के आ पाओगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एंटाइटल्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन, वही आरटीआई के ऊपर आ गया एक्ट पे, ठीक है। वही रिपीटेटिव है, बहुत छोटा सिलेबस है ये, मतलब सारे के सारे नंबर आने चाहिए आपके। मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। ऐसे पेपर को तो लिस्ट आउट कर लो पहले ही, दिमाग में आप तैयारी करके अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ताकि क्या है कि पेपर में जाते ही सिर्फ आपको लिख के आना है, वहाँ पे आंसर लिखना है, बस यही है, ठीक है। जो सिलेबस में है वही का वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा और आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देखो फिर से वही डोमेस्टिक वायलेंस पे आ गया। 2018 के पेपर में भी था, 16 के पेपर में भी यही था, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नाजुल लैंड हो गया अंडर द राजस्थान लॉ रेवेन्यू एक्ट 1956। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये नेम है, ये टर्म्स है दोस्तों, इनकी डेफिनेशन है जो कि आपको खुद को सर्च करनी पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे। ये राजस्थान लॉ रेवेन्यू एक्ट 1956 का तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। व्हाट आर द काइंड ऑफ पर्सन्स अंडर लॉ, ठीक है। तो पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं, लॉ के अंडर में कितने पर्सन्स आते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये जो है इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएगी इनमें। और एक आध क्वेश्चन अगर नहीं भी मिलता है तो दोस्तों ठीक है, उसके पीछे जो है आप पूरा टाइम लगे रहो, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। आप तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, जहाँ पे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और गारंटी है कि पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। व्हाट आर द प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट्स अंडर द राजस्थान टेनेसी एक्ट 1955। तो जब पढ़ोगे तो आ जाएगा आपको ये हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, देख लो आप। 2016 का भी अपन रिपीटेड जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए पेपर था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया था और ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके सामने यहीं पे थी, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है। 2016 के इस पेपर में और क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरोस एंड थेनाटोस, ठीक है, थेनेटोस। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बिहेवियर से ही आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज़ें अगर पहले पूछी गई है तो आप जो है तैयार रहें नेक्स्ट पेपर के लिए भी, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये आपसे फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है। सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो आपको अपने नोट से प्रिपेयर करके रखने हैं। जो चीज़ नहीं मिल रही उसको इंटरनेट पर सर्च करके ढूंढ करके अपने नोट्स का पार्ट बनाएं और खुद भी मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई ना करें ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मात्र तक पे। बट मेरा यही कहना है कि आप अपने से भी तैयारी करके रखें, क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट्स है ना ये सिंपल है, यहाँ पे नंबर पूरे आने की चांसेस है, ठीक है। एक्सप्लेन करो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को, तो ये भी एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ये सब आपको मिल जाएंगे। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, अब देखिए दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2018 के पेपर में, जब अभी हम देख रहे थे और आपको पता ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो आप क्या समझते हो, आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हो, तो ये आपको खुद को देखना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर नहीं है कि आपको बिहेवियर के इस सब्जेक्ट में मिले, ये आपका खुद का सोचना क्या है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ये बिल्कुल टॉपिक रिलेटेड है, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपके सामने थे, ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ये प्रमोट
प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग, ये ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हर चीज़ को से पढ़ के जाएँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसका भी मतलब समझ के जाएँ। बाकी स्ट्रेस है, उसका नेचर है, टाइप है, सोर्सेज है, सिम्टम, पढ़ के तो आपको सब कुछ जाना ही है, छोड़ के तो नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक जगह जहाँ पे दिख रहा है ये हाईलाइटेड सेक्शन, ये मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पर्सनैलिटी वाला चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसलिए क्या है, इग्नोर ना करें आप। और लर्निंग और मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। लर्निंग एंड मोटिवेशन वाले सेक्शन से ज़्यादा नहीं आया, तो इतना ज़्यादा गौर करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है पर्सनैलिटी असेसमेंट की, तो ये भी वही है, पर्सनैलिटी वाला चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 2 एलिमेंट्स ऑफ पोजीशन एज डिफाइंड बाय सेलमोंट। तो ये पोजीशन की डेफिनेशन तो दी सही इसने इसके एलिमेंट्स भी बताए, ठीक है। तो 2 एलिमेंट थे, इसको बताना है आपको सेलमोंट के द्वारा, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ये जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। और स्टेट एनी 4 काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आपको बताने हैं किन किन 4 में। अब आप देख लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते ही हो, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। तो GI टैग दिया जाता है या जो भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता चल जाएंगे वहाँ से। यहाँ पे चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये सब दोस्तों सब सिलेबस बेस्ड सिंपल है। और देखो ट्रेस पासर करके क्या होता है यहाँ पे, हु इज ट्रीटेड एज ट्रेस पासर अंडर द राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955 में। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, ये जब आप एक्ट को पढ़ लोगे तो आपको सबका मतलब समझ आ जाएगा। और ये हर बार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट 2 और क्वेश्चन बचे हैं और वो देखते हैं। इसमें स्टेट एनी 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड ऑन विच खातेड़ी, ये क्या मतलब होता है, खातेदारी राइट्स डू नॉट एक्रू अंडर द राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955, ठीक है। तो यहाँ पे यही स्टेट करना है आपको, एनी 5 कैटेगरीज ऑफ लैंड को ऑन विच खातेदारी राइट से डू नॉट एक्रू। ये एक्ट में ही सब चीज़ें डिफाइंड होती है दोस्तों। जब आप पूरा एक्ट की डिटेल रिपोर्ट, बहुत बड़ी है दोस्तों, अगर आप खुद से पढ़ोगे तभी समझ आएगा वो, और तभी आप आंसर लिख पाओगे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में आया है, और इसमें डिफाइन किया गया करना है टर्म कंप्यूटर को, ठीक है। तो दोस्तों ये सब 2016 के पेपर में ही आया था, 2013 के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2016 2018 के पेपर का ये एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और इसके साथ में पेपर 3 की ये 3rd यूनिट का भी दोस्तों सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ये सारे सेक्शन आपके आने वाले RAS मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। और दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें जो है ये एनालिसिस की समझ में आई भी होगी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसकी मदद से आप जो है 100 से ज़्यादा मार्क्स से ला पाओगे हर एक पेपर में, ठीक है। पेपर 4 जो है दोस्तों मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस में। और दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसको जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ जो RAS से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस आई हुई हैं, आप उसको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको RAS से रिलेटेड जितनी भी पेपर 1, 2, 3 के सब्जेक्ट हैं सबसे रिलेटेड वीडियोस मैंने बना दी है। इससे पुरानी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं वीडियोस, तो मैं यही कहूँगा कि जो है दोस्तों पुरानी वीडियोस हैं, अगर आप जाकर के देखना चाहते हो तो वहाँ पे और गहरा एनालिसिस मिल जाएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है RAS एग्ज़ाम 2021 की, ठीक है। अब जो है ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी होगी। यहाँ पे दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में भी बताया गया है, और ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का डिटेल एनालिसिस बताया हुआ था। तब भी बताया था, तब अलग तरीके से बताया था, और अभी जो बताया वो एक अलग तरीके से है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के मेनली तो ये सब कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए किया गया है दोस्तों अभी तक तो, ठीक है। और RAS एग्जाम में जितनी भी प्रॉब्लम आती है कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा खुद का जो एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड
था वो सब, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है दोस्तों। आरएएस एग्जाम में आरबीएससी की बुक्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के एंड में भी आपको इन सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री जाकर के आप पढ़ सकते हो, वहाँ से जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ाई हुई है मॉडर्न हिस्ट्री, वही दोस्तों आरएएस के मेंस एग्जाम में भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम जो है अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब चूंकि दोस्तों पूरा सिलेबस कंप्लीटली मैंने समझा दिया, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो एक एक टॉपिक है, अब हम शुरुआत करेंगे एक एक सेक्शन वाइज और आगे बढ़ते जाएंगे, सारे सिस्टम्स को समझेंगे, बिल्कुल पूरे हिस्ट्री के पार्ट ए से लेकर के पेपर के लिए हम तैयारी करेंगे बिल्कुल एंड तक, ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो। और जब तक आरएएस मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले तक में हम पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, जो कि दोस्तों इस वाले जो एग्जाम को, आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर हैं, उन स्टूडेंट्स के तो काम आएगी से ये चीज़ें, लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट टाइम के आरएएस मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पैकेज रहेगा और काफ़ी स्टूडेंट्स की मदद हो सकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाइए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। हमारे साथ में जुड़े रहिए और एजुकेशनल कंटेंट का फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे यूपीएससी, आरएएस और डिफरेंट और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उसके ऊपर धीरे धीरे फ्यूचर में जो है वीडियोज़ आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को अगर आपने अभी एंड तक देखा दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।